नमस्कार। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा काफी मायनों में खास रहा। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी टीम के साथ आबू धाबी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री की जो दौरा है उससे जन जन तक पहुंचाया। हमारे न्यूज हेड ने बताया कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और यूएई के रिश्ते ज्यादा मजबूत हुए हैं। नमस्कार। तो जैसे हमने आपसे वायदा किया था कि तमाम मुद्दों को हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। अबू धाबी से 11 तारीख से हमने शुरुआत की थी और आज हमारे इस यात्रा का हमारा आज आखिरी दिन है और दुबई से हम खासतौर से इस पूरे स्पेशल प्रोग्राम को आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे बताया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रयास किए गए थे 2018 से खासतौर से, हालांकि प्रधानमंत्री 14 में जब उन्होंने पद ग्रहण किया था प्रधानमंत्री का, तब से ही उन्होंने विदेशी मामलों में जिस प्रकार से गति जो हमारे संबंधों की रही अन्य देशों से, जो पहले 2014 से पूर्व नहीं हुआ करते थे, वो 2014 के बाद से उसमें जो गति आई और उसके बाद से जो संबंध बने उसकी वो अपने आप में बहुत बेहतरीन संबंध बने, जिसका जिसका जिसके जिसके लिए मुझे लगता है कि देश का हर वो व्यक्ति जो भारत देश से किसी ने उसने अगर यात्रा की होगी तो वो निश्चित रूप से वो इस बात को समझ पाएगा कि कितना भारत में ये प्रयास हुआ और डेवलपमेंट हुआ। मैं दुबई में आप देखिए खासतौर से जो ये विकास का स्तर है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का हिंड्रेंस नहीं है। जब ये रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे जो लगातार सरकार जो लगातार कई वर्षों तक होती है, तो वो जो डेवलपमेंट करती है वो अपने आप में कहीं ना कहीं जो दूसरे देशों में भी एक अलग मैसेज जाता है कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हालांकि मैं आपको यूएई में डेमोक्रेसी सरकार की बजाय रूलर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ की रूलर की बहुत ज्यादा सम्मान है। यहाँ की रूलर को जनता बहुत प्यार करती है। रूलर के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी अपनी एक अलग रिस्पेक्ट है। और जब हमने उनसे बात की, खासतौर से तमाम मिनिस्टर से, हमने टॉलरेंस मिनिस्टर से यहाँ जब बात की, उन्होंने भारतीयों के विषय में जो बातें कही वो अपने आप में इतनी अच्छी सुनने में लगी। और खासतौर से मैं जब एक भारतीय होकर के जब ये सब बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं किस प्रकार से मैं इन बातों को मैं आपको बता सकूं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत खुशी की बात होती है जब आप दूसरे देश में आते हैं और आपको वहां सम्मान मिलता है। अपने देश में तो हमें सम्मान है खासतौर से क्योंकि अपना देश तो हमें अपना लगता है, जब और क्योंकि वो हमारा अपना घर है। लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है। आपको पता नहीं होता हमें क्या करना है, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। कुछ देशों में ऐसा हुआ करता था 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद से हमारे देश में जो हमारे देश की जो पासपोर्ट की जो वैल्यू है, अगर आप कभी यात्रा करेंगे तो आपको पता लगेगा हमारे भारतीय पासपोर्ट की जो वैल्यूएशन वो कितनी जबरदस्त हो चुकी है। और अब मैं बात कर रहा था जैसे आपसे यूएई के बारे में, विकास का स्तर यहाँ बढ़ चुका है और एक जो मैत्री संबंध यहाँ पे हुए, जो जो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का दौरा था उसमें कई बिंदुओं पे एक जो है उसमें एक निष्कर्ष निकला है, जिसमें यहाँ पे रहने वाले भारतीयों के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। जो प्यार यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला वो अपने आप में दर्शाता है। हमने अपने अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने खबरों के माध्यम से और इस लगातार हमने आपको अपडेट किया था कि यहाँ पे किस तरह से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे क्या गरिमा है, उनका कितनी रिस्पेक्ट है और यहाँ की जो सरकार है, जो यहाँ के लोग हैं, वो भारतीयों को कितना प्यार करते हैं। जबकि हम इस्लामिक जब देश की बात करते तो कट्टरता हमारे दिमाग में आती थी, लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है। यहाँ विकास, यहाँ पे यहाँ के लोग, उन सब की रिस्पेक्ट, डिग्निटी और खास तौर से देश के प्रति एक अलग भावना है। वो वर्तमान परिवेश में लेकर चलते हैं अपने आप को, ना कि अपने धर्म को आगे बढ़ा के चलते हैं। धर्म उनके लिए बहुत पूजनीय है, वो यहाँ अपने धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन साथ में वो एक सामाजिक विकास को लेकर भी पूरी तरह से अग्रसर है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही हमारे देश में और जो करते हैं उसको, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बातें हमें यूएई के दौरान हमें मिली। और जैसा हमने अपने आपको बताया था कि तमाम पहलुओं पे हमने आपको यहाँ रूबरू कराया और ये हमारा आखिरी दिन है इस दौरे का। और मैं अपने दर्शकों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे दौरे मैंने महसूस किया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का जो यहाँ पे जो उनका स्थान है, मुझे लगता है किसी अन्य देश के, किसी अन्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष का नहीं होगा। मैंने कई देशों की यात्रा की है, लेकिन मैं इस देश में ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन काम हुआ है और आने वाले समय पे यूएई और भारत के रिश्ते और अच्छे होंगे और मधुर होंगे और उसमें उसका एक निष्कर्ष निकलेगा जो कि कहीं ना कहीं हमारे भारतीयों को, हम सबको उसका लाभ मिलेगा। मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, दुबई से, साधना टेलीविजन के लिए। और वहीं हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी बुर्ज खलीफा और मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से यूएई ने खुद को विकसित किया है।
क्या कुछ कहा हमारे चैनल हेड ने, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग दुबई में हैं इस समय और बस नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं। ये एक विकसित इस्लामिक देश यूएई का पार्ट है दुबई। आप देखिए कि जो एक धर्म और कट्टरता की बातें हमारे यहाँ होती हैं, जो धार्मिक बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या माहौल है और यही विकसित देश की एक सबसे बड़ी पहचान है। दुबई की सड़कें देखिए, जिस रफ्तार से ये गाड़ियां भाग रही हैं उसी रफ्तार से ये देश भी तरक्की कर रहा है। जी हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यहाँ पे यात्रा थी, उनकी मुलाकातें हुई, तमाम बायलैटरल मुलाकातें यहाँ पे हुई और कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। एक मुद्दा ये भी रहा कि यहाँ की सरकार ने भारतीय श्रमिकों के लिए एक 300 बेड का, लगभग 300 बेड का अस्पताल के लिए जमीन भी देने की बात कही है। ये भी उसका एक हिस्सा था। और आप देखिए हम लोग दुबई की सड़कों पर हम सीधे चल रहे हैं और ये है रफ्तार और ये है एक विकसित देश की पहचान। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं दुबई की ये भव्यता है। आप देखिए कि एक विकसित देश होने के बाद दुबई की क्या यहाँ का आप स्तर देखिए। मैं इस समय दुबई मॉल में हूँ और दुबई मॉल में आप ये देख सकते हैं और अगर आप सुबह से लेकर आपको शाम भी हो सकती है यहाँ पे दुबई में मॉल में। लेकिन आप एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे दुबई मॉल के अंदर ये जो फ्लोर जिसमें हमें ये सबसे हाईएस्ट ब्रांड और सबसे ज़्यादा कॉस्टली ब्रांड्स का ये पूरा ये फ्लोर है। यहाँ पे आम आदमी बहुत कुछ नहीं ले सकता है, लेकिन जो खास आदमी है वो यहाँ बहुत कुछ ले सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे सिर्फ अन्य देशों के तमाम ऐसे, अगर हम कह सकें, जो धनवान व्यक्ति लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे खरीदारी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकल शेख या तो जो लोकल यहाँ के जो बड़े लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और आप देखिए कि खासतौर से यहाँ पे जो जेंटली है, आप वो यहाँ के सबसे अच्छे और बहुत बेहतर लोग हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ क्लोज हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम भारतीय सोच की बात करें, तो जो सबसे सस्ते ब्रांड या सस्ता की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे नीचे है। अभी हमने शुरुआत यहाँ से की है, आगे भी आपको अन्य क्लोज के बारे में बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दुबई मॉल है, ये जू एक्वेरियम है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जू एक्वेरियम कितना खूबसूरत यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये विश्व के सबसे सुंदर शहरों में से एक है दुबई मॉल। और दुबई मॉल खासतौर से दुबई स्थित है, यूएई का ये एक पार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे पूरा टाँका लगा के देख सकते हैं। ये जू एक्वेरियम, इसकी जो कीमत है, एंट्री फीस है, वो हजारों में है। हर कोई नहीं इसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इस दुबई मॉल में जो दुकानें आप देख रहे हैं ये अपने आप में सबसे खूबसूरत दुकानें हैं, देखने में लग रही है। जो ये ब्रांड्स है, विश्व स्तरीय ब्रांड्स है। यहाँ पे आपको भारत में भी ये ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन जो वेराइटीज यहाँ मिलेंगी उसकी संख्या जो यहाँ पे जितनी है भारत में भी नहीं है। इसलिए दूसरे देशों के भी तमाम ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अपने देश के अलावा यहाँ पे जब घूमने आते हैं तो उसकी वजह ये है कि इसकी खूबसूरती का कोई वहाँ तोड़ नहीं है। और जैसे हमने आपसे बताया कि हम तमाम ऐसे दुबई के जो बेहतरीन जो मॉल्स हैं, जो यहाँ के स्थान है, जो यहाँ के टूरिस्ट प्लेस है, उसको हम आपको दिखाएंगे। खासतौर से गवर्नमेंट से हमें स्पेशल पावर इसके लिए, हमको स्पेशल परमिशन इसके लिए दी गई है कि हम ये आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी कोई भी जो मीडिया चैनल यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन यूएई सरकार की तरफ से हमें इसका परमिशन मिल चुका है, जिसके चलते हम ये आपको सारे नजारे दिखा रहे हैं। आप ये सिर्फ इसकी खूबसूरती देखिए, जो ब्रांड्स है इसके आप यहाँ पे देखिए, इतने खूबसूरत ब्रांड्स है यहाँ पे। ये मॉल है, ये अद्भुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह से आपको और किसी भी जगह इस तरह से इतना खूबसूरत मॉल नहीं आपको दिखेगा। और यहाँ पे पूरे विश्व के तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग देशों के। वहीं राजधानी दिल्ली में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में देश में उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अमित शाह ने इसके साथ ही कांग्रेस और विपक्षी इंडी गठबंधन पर भी जोरदार प्रहार किया। हमारे प्रिय अध्यक्ष मित्रों, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन, ये विस्तृत राष्ट्रीय अधिवेशन चुनाव की दहलीज के समय पर हो रहा है।
इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अनेक निहितार्थ। ये राष्ट्रीय अधिवेशन प्रधानमंत्री जी मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम सब यहां से देश भर में वापस जाएंगे। इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी। मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश ने जितनी भी सरकारें आई, अपने अपने समय में हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है। मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीब जो आजादी के 75 साल तक, 70 साल तक अपने आप को विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे, उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हिस्सा। भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। आज ये 60 करोड़ गरीब अपना बैंक अकाउंट भी रखते हैं और डिजिटल इंडिया से एक गरीब महिला अपनी सब्जी भी परचेज कर पाती है, सब्जी भी खरीद करती है। इन लोगों के जीवन में 70 साल तक जो सारी अभाव था, वो अभाव को एक ही 10 साल में समाप्त करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज ये 60 करोड़ लोग अपने आप को देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ पाते हैं। आज ये 60 करोड़ लोग हमारे संविधान की सार्थकता को महसूस कर रहे हैं। 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज, उसको वोट बैंक के नाते एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों ने उपयोग तो बहुत किया, पहली बार उनको सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार ये देश का गौरव पूरी दुनिया ने महसूस किया। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। ये पहचान दुनिया में, विश्व में खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों आपको कि 140 करोड़ की जनता ने पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। न केवल महान भारत का स्वप्न देने का साहस, उस स्वप्न को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए सामूहिक पुरुषार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है और पूरे देश के सामने एक लक्ष्य रखा
कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, गुलामियों की निशानियों से मुक्त भारत होगा। ये संकल्प पहली बार 140 करोड़ की जनता के सामूहिक संकल्प के माध्यम से आज विश्व के सामने उभर कर आया है और इस संकल्प का एक्नॉलेजमेंट भी पूरा विश्व कर रहा है। मित्रों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। गरीबी से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, जातिवाद से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, तुष्टीकरण से मुक्ति। इस देश का लोकतंत्र कई सालों तक भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासुरों से ग्रसित रहा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी। वहीं बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम योगी शामिल हुए, जहां उन्होंने अपना संबोधन दिया। सुनाते हैं आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन। रक्षा मंत्री जी ने विकसित भारत, मोदी की गारंटी से संबंधित जो राजनीतिक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में प्रस्तुत किया है, जिसका अनुमोदन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर किया है, मैं भी इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्षों में पूरे भारत ने 140 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत जहां पर भारत के हर नागरिक को दुनिया में सम्मान मिलता है, उसके पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, जिस भारत की आंतरिक सुरक्षा आज पूरी तरह सुरक्षित हुई है, जिस भारत ने सुशासन का स्वाद आजादी के बाद पहली बार जिस भारत में हर तबके को देखने को मिला है और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न क्षेत्र, न भाषा, हर व्यक्ति को, वह गांव का हो, वह गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, समाज के हर तबके को जिस रूप में पिछले 10 वर्षों में इन योजनाओं का लाभ मिला, अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कराने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं वहीं से शुरुआत कर लेता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से देश को नेतृत्व देते हैं और काशी विश्वनाथ धाम से जो यात्रा प्रारंभ हुई, आज अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं।
हर राम भक्त, हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। भाव विभोर करने वाला यह क्षण आज अयोध्या में देखा जा सकता है। 22 जनवरी को भी और 23 जनवरी को भी हम लोगों ने देखा था। पूरे देश भर से आए हुए श्रद्धालु जो जहां से भी आया, क्या भावनाएं थी और किस रूप में उमड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दर्जनों पीढ़ियां चली गईं, एक ही कामना के साथ, एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाए, उसका भव्य मंदिर बन जाए। किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष निरंतर जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकरण रहा है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। संतों के स्तर पर बैरागियों ने, पुजारियों ने, नागाओं ने, निहंगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने, वनवासियों ने और समाज के हर तबके ने जाति पाति, विचार दर्शन, पूजा पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया और अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हुई। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता और आभार व्यक्त करता है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश के अंदर विकास की जो गति बढ़ी है, अगर उसकी स्पीड आप देखेंगे तो हम सबको बहुत एक नए आत्मविश्वास के साथ भरता है। हम सब जानते हैं यहां पे स्टार्टअप की बात पहले से आई थी। आज पूरे देश के अंदर हम सब देखते हैं कि जो देश के अंदर पहले जिनकी संख्या बामुश्किल सैकड़ों में थी, आज 1,20,000 से अधिक स्टार्टअप भारत के अंदर है। यही नहीं, भारत के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि जो भारत 2014 में दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था और ये माना जाता था कि भारत का कोई स्थान नहीं, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तो भारत है ही, प्रति व्यक्ति आय को भी भारत दोगुना करने में सफल हुआ है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो कार्य हुआ, रेलवे लाइन देश के अंदर इस दौरान जिस रूप में बढ़ाने का कार्य हुआ, वह 22,000 किलोमीटर जो थी वह 10 वर्ष में बढ़कर के 55,198 किलोमीटर की हुई और वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें आज भारत को वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा के रूप में हम सबको मिली है। आज भारत के अंदर सड़कों के निर्माण के रूप में अगर आप देखेंगे, हाईवे आज जिस गति से बढ़ रहे हैं, जो पहले 60 से 65 किलोमीटर प्रतिदिन की भी जिनकी रफ्तार नहीं थी, आज 130 किलोमीटर पर डे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने
पिछले 10 वर्ष में इस स्पीड को आगे बढ़ाने का कार्य किया और देश के अंदर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 एम्स से बढ़कर के 22 एम्स होना, आईएम 13 से बढ़कर के 20 होना, आईआईटीज की संख्या 16 से बढ़कर के 23 होना और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 387 से बढ़कर के 660 होना, यह नए भारत की तस्वीर कह रहा है जो केवल बोलता नहीं है बल्कि करके दिखाता है। और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने महान संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के निधन पर शोक जताया और कहा कि इसे देश और समाज के लिए अपूरणीय क्षति भी बताया और अपने व्यक्तिगत क्षति भी उन्होंने बताया है। कहा कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने अपनी अंतिम सांस तक सिर्फ मानवता के कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया है। देख सकते हैं अमित शाह गृह मंत्री ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है, साथ ही उनके निधन पर शोक भी जताया है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है। ये तस्वीर जिसमें आचार्य विद्यासागर के साथ अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, आज उन्होंने समाधि ले ली और उनके निधन पर अमित शाह ने शोक जताया। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।